हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। देखिए, यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स की कंप्लीट थ्योरी क्लासेस और इसमें बीच बीच में हर एक थ्योरी से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है ना। ये थ्योरी क्लासेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपने अब तक जितने भी ऑब्जेक्टिव लगाए हैं, जो आपसे बने हो या जो आपसे ना बने हो, वो सभी ऑब्जेक्टिव इन क्लासेस को करने के बाद डेफिनेटली बन जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं ना ऑब्जेक्टिव, जिन्हें हम कंप्लीट करते हैं और बस हम इसलिए टिक कर देते हैं क्योंकि वो हमें याद है, हमें उनके पीछे का लॉजिक पता नहीं होता है। तो इन क्लासेस को करने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ओके, आप लॉजिकली समझकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप थ्योरी भी पढ़ के जाओगे तो भी आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। तो चलिए, देखिए, सबसे पहले फिजिक्स में आता है एक टॉपिक, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। ओके, ये आपका पहला पार्ट होने वाला है और इस क्लास में या इस चैप्टर में हम आपको ये सब कंप्लीट करवाएंगे। ये जो आप टॉपिक सामने लिखे हुए देख रहे हो, इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करवाया जाएगा आपके पूरे यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट को। चलिए, देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए भौतिक मात्रा के बारे में, कि भौतिक मात्रा है क्या। देखो, भौतिक मात्रा के लिए एक सीधा सा नियम होता है जो कि भौतिक के नियमों का पालन करे, मतलब जिन्हें आप वर्णन करने के लिए भौतिक नियमों की मदद ले सकते हैं, जो पूरी तरह से भौतिक नियमों को फुलफिल करते हैं। जिनमें एक इंपॉर्टेंट नियम क्या होता है? टचेबल। ठीक है। जिन्हें हम छू सकते हैं वो होते हैं टचेबल, तो उस नियम को पूरा करते हैं। दूसरी बात, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। मतलब देखो, अगर प्रत्यक्ष रूप से आपको बात की जाए तो आप किलोग्राम डायरेक्ट माप रहे हो द्रव्यमान को। वहीं अगर अप्रत्यक्ष रूप से बात की जाए तो आता है मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया, जिसे आप अप्रत्यक्ष रूप से नाप रहे हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे बात की जा रही है भौतिक मात्रा। तो देखो, उदाहरण कुछ दिए हुए हैं जिनमें द्रव्यमान, इसको आप किलोग्राम या ग्राम में मेजर कर सकते हो। लंबाई, जिसे आप मीटर या किलोमीटर। समय होता है सेकंड में, और गति होती है वेग। ये कैसा होता है? ये अप्रत्यक्ष रूप से आप माप रहे हो। गति क्या होती है? गति को आप अगर स्पीड मानो तो क्या होती है? दूरी बटे समय। तो आप इसमें क्या कर रहे हो? आप लंबाई भी ले रहे हो और आप समय भी ले रहे हो। तो ये एक अप्रत्यक्ष रूप से मापी गई राशि है। बल आदि ये सभी भौतिक राशियां होती हैं। अब जो भौतिक मात्रा होती है वो भी दो टाइप की होती है। एक होती है मौलिक राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। देखिए, मौलिक राशियों में सीधा सा मतलब होता है, मौलिक मतलब आधार, मेन। ये मौलिक मतलब क्या होता है? आधार। मतलब कि इन राशियों को व्युत्पन्न करने के लिए आपको किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं है। वही अगर आप व्युत्पन्न राशि, नाम में ही पता है कि व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब किसी और से निकाली गई है। इनको पता करने के लिए आपको किसी और राशियों की आवश्यकता है, तभी आप इन्हें निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मौलिक राशियों की बात की जाए, जो कि अपने आप में कंप्लीट होती हैं, अपने आप में फुलफिल करती हैं सभी रिक्वायरमेंट को, भौतिक मात्रा की पूरी परिभाषा को खुद में फुलफिल करती हैं। जैसे कि आप देखिए द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, उसका सीधा सा होता है ग्राम। अगर आप लंबाई को लो तो सीधा सा होता है मीटर। उसी तरह से बाकी होते हैं। समय के लिए होता है, यहाँ पर तापमान अलग से है, जिसको हम किस में नापते हैं? केल्विन में, ना कि डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो उसी तरह से ये सभी जो आपको भौतिक राशियां दिख रही हैं, यहाँ पर विद्युत प्रवाह, चमकदार, तीव्रता या पदार्थ की मात्रा, ये सभी कैसी होती है? पदार्थ की मात्रा को आप किस में मापते हो? मोल में। ठीक है। तीव्रता को किस में मापते हो? कैंडेला में। तो ये सभी वो चीजें होती हैं जो कि दूसरे पर निर्भर नहीं करती, इसलिए हम इन्हें मौलिक मान देते हैं। अब देखिए, व्युत्पन्न राशियों में क्या आ जाएगा आपका? जो मौलिक राशियों पर निर्भर होती हैं, भौतिक राशियां जो मौलिक मात्राओं पर निर्भर होती हैं, ये चीज आपको याद रखना है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न। अब देखिए, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, गति, त्वरण एवं बल। अगर हम गति को देखें, गति को हम बोल सकते हैं स्पीड। ठीक है। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है दूरी बटे समय। अब देखिए, दूरी क्या होती है? दूरी को आप मीटर में मापोगे और समय को आप सेकंड में मापोगे ना। तो ये किस चीज पर निर्भर करती है? एक तो मीटर, जो कि मौलिक राशि है दूरी की, और दूसरी एक मौलिक राशि है समय की, जिसे हम सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन पर ये चीज निर्भर कर रही है। ठीक है। अब देखिए, जूम हो गया है। ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखो, त्वरण, त्वरण किस चीज पर निर्भर करता है? वेग परिवर्तन की दर होती है, डीवी बाई dt। कैसी होती है? वेग परिवर्तन की दर होती है, ना कि वेग बटे समय। वेग परिवर्तन मतलब कि v2 अंतिम वेग बटे माइनस प्रारंभिक वेग बटे डेल्टा टी, कितने समय लिया उसने। वेग परिवर्तन में कितना समय लिया? डेल्टा टी। 2 सेकंड में लिया या 3 सेकंड में पहुंची एक निश्चित वेग पर, उसे हम बोल देते त्वरण। तो ये भी किस चीज पर निर्भर कर रही है? वेग और समय पर। तो वेग क्या होता है? वेग होता है मीटर पर सेकंड, और समय क्या होता है? सेकंड। यहाँ से क्या निकल आता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। ये चीज निकल आती है। तो ये सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। वहीं अगर हम बल की बात करें तो बल क्या होता है? F इज इक्वल टू ma।
तो m क्या होता है द्रव्यमान, a होता है त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण पर ये निर्भर कर रही है, तो ये भी एक तरह से व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, जो दूसरे पर निर्भर करते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न बोल देते हैं। जैसे कि आप ले सकते हो आयतन, वॉल्यूम। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये होता है मीटर क्यूब। मतलब ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पर या गहराई पर निर्भर करती है। लंबाई पर, चौड़ाई पर या ऊंचाई या गहराई, ये सभी पर निर्भर करती है। इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, ये भी एक तरह की व्युत्पन्न राशियां है। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भौतिक मात्रा क्या होती है, मौलिक राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, हम उन्हें कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अब अगली स्लाइड को। अगली स्लाइड आपसे क्या बोलती है कि देखो, माप की प्रक्रिया एक तुलना प्रक्रिया। यहाँ पर आपको माप की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है कि माप की प्रक्रिया एक तुलना प्रक्रिया है। मतलब अब देखिए, आप माप रहे हो किसी चीज को, जैसे आपने लेंथ को नापा। ठीक है, लेंथ मापा, आपने ये कैसे मापा कि ये जो है ये 1 मीटर है, या आपने मापा कि ये जो चीज है ये बड़ी है, ये 1 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, और ये कितनी हो गई, ये 2 मीटर हो गई। तो आपने ये क्या मापा, इनका यही कहने का मतलब है जो आप माप रहे हो। जैसे आपने इसमें जो फर्स्ट टास्क किया, जो पहला टास्क किया, ये क्या किया, ये आपने 1 मीटर लिया। अब आपने ये जो दूसरा टास्क किया, जो आपने ये 1.5 निकाला, इसकी तुलना आपने 1 से की, तब आप 1.5 पर पहुंचे। यहाँ पर आपने 2 निकाला, तो इसकी तुलना आपने 1 से की, उसके बाद आप 2 पर पहुंचे। तो ये क्या होती है, ये एक तरह से तुलनात्मक प्रक्रिया है। और ये चीज आपको कहाँ काम देगी, जब आप पढ़ोगे माइक्रो, आप पढ़ोगे नैनो, पेटा पढ़ोगे आप, या फिर फर्मी आप पढ़ोगे, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि 10⁻⁻�6, ये किससे आप तुलना कर रहे हो, 1 से आप तुलना कर रहे हो। यहाँ पर नैनो में 10⁻⁹ यहाँ पर आप 1 से तुलना कर रहे हो कि यहाँ पर अगर आप देखो तो 1/10 लाखवां भाग है ना। तो इस तरह से एक क्या होती है, तुलना प्रक्रिया होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो, ऑब्जेक्टिव इसी तरह से आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि माप की प्रक्रिया कैसी है, उसमें दिया जाएगा आपको कि एक तुलना प्रक्रिया, तो आपको वो टिक करना पड़ेगा, तुलना प्रक्रिया। उसके आगे और भी बढ़ा सकते हैं कि किस चीज से तुलना हो रही है, उसको लिख कर दे देंगे कि एक सेक, आपने पढ़ा नहीं होगा कि सेक भी एक तरह की यूनिट होती है, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, समय को। और ये होती कितनी है, 10⁻⁻8। अब ये जो 10⁻⁻8 है, ये क्या हो गई, एक तुलना हो गई, किससे, 1 सेकंड से इसकी तुलना की गई है। ये 1 सेकंड की तुलना की गई है 10⁻⁻8 सेकंड से। ओके, याद रखना है आप। इकाई तुलना के लिए उपयोग की जाने वाली मात्रा, मानक मात्रा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इकाई तुलना मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक है ना, एक से जो छोटे से छोटी इकाई होती है उससे हम तुलना करते हैं। जो एक मानक इकाई है, जैसे कि एक मानक इकाई है, उससे हमने तुलना की 10⁻⁻8, 10⁻⁻6। यहाँ पर हमने एक से तुलना की थी 1.5 की, एक से तुलना की थी 2 मीटर की, है ना। चलिए, अगला आपको दिया गया है, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए चुना गया मानक जिसकी प्रकृति उस मात्रा के समान होती है, उस राशि की इकाई कहलाती है। बिल्कुल, ये चीज आप समझ ही गए होंगे, उस राशि की इकाई कहलाती है। ओके, देखिए अगला टॉपिक है, एक इकाई का चयन आप करोगे कैसे, या इकाई के लक्षण कैसे होते हैं। देखो, इस तरह के जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। आपको 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए जाएंगे, इनमें से उनमें कोई एक डाल दिया जाएगा, या फिर आपको 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए जाएंगे, इनमें से कोई 3 आपको डाल दिया जाएगा ऑप्शंस में, और एक को नहीं डाला जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कौन सी नहीं है ना। तो आपको ये पता होने चाहिए पॉइंट, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है इनको याद करना। देखिए, सबसे पहले यार आपको क्या बताया गया है, आकार में उपयुक्त, मतलब उपयोग के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए आपने माना 1 मीटर, ठीक है, आप 1 मीटर उपयुक्त है, आप इसे मेजर कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए 10⁻⁻6 मीटर, अगर आपने इसे इकाई मान लिया, आपने एक स्टैंडर्ड या एसआई इकाई इसे माना होता, 10⁻⁻6 मीटर, मतलब 1 माइक्रोमीटर को यदि माना होता, तो इसे हर कोई नहीं मेजर कर सकता। इसको मापने के लिए आपको स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत है। ठीक है ना, आपको स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, तभी आप मेजर कर पाओगे। तो जो भी आप राशि का चयन कर रहे हो या इकाई का चयन कर रहे हो, वो ऐसी होनी चाहिए जो उपयुक्त, वो हर कोई के द्वारा आसानी से उपयोग की जा सके। समझ रहे हो। दूसरा, इसे सटीक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। सटीक रूप से परिभाषित करने का मतलब ये है कि इसकी परिभाषा एक मतलब स्पष्ट होनी चाहिए, जो कि फुलफिल करे भौतिक मात्रा को। मतलब कि जो भौतिक आपको बताए गए थे नियम, जो भौतिक नियम होते हैं उनको फुलफिल करे, ये कहने का मतलब है इनका। ताकि हर कोई इकाई को एक ही तरह से समझ सके। मतलब आपने देखो, एक स्टैंडर्ड होता है, कैसा होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल,
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। ये कहाँ बनाया गया था? इसे 1971 में लाया गया था। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। ये क्यों लाया गया था? इसीलिए लाया गया था कि एक स्टैंडर्ड इन्होंने बना दिए जिसे पूरी दुनिया मान रही है। समझ रहे हो? तो यही कहने का मतलब है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो जिसे हर कोई माने, हर कोई समझ सके। ऐसा नहीं कि इंडिया में अलग चल रहा है 1 किलोग्राम, या फिर आप जाओ अमेरिका में अलग चल रहा है 1 किलोग्राम, यहाँ पर चाइना में अलग 1 किलोग्राम चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? हर कोई समझ सके। जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर बोलो कि आपको 1 किलोग्राम शुगर चाहिए, तो वो समझ सके कि भैया आप कितनी शुगर मांग रहे हो। समझ रहे हो? और आपको भी कन्वीनियंट हो बोलने के लिए। ओके, ये होता है इसका मतलब। दूसरा, यह आसानी से प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य हो। प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य का मतलब ये है। प्रतिलिपि से मतलब क्या होता है? देखिए, 1 किलोग्राम है, इसको आप अदर में कन्वर्ट कर सको। मतलब अगर आपने 1 किलोग्राम लिखा, ठीक है, आपने इसे स्टैंडर्ड मान लिया कि भाई 1 kg, ये एक स्टैंडर्ड है, हमने मान लिया। अब अगर आपसे कोई बोले कि आपको 1000 किलोग्राम चाहिए, तो 1000 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम का 1000 गुना। ठीक है ना? 1 किलोग्राम का 1000 गुना। तो आपने ये क्या किया? आपने प्रतिलिपि कर दी। मतलब कि आपने इसको 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके मांगा है। आपने मान लिया कि भाई आपको 1 क्विंटल चाहिए। कितना चाहिए? 1 क्विंटल चाहिए आपको। ठीक है? तो 1 क्विंटल के मतलब क्या है? 1 किलोग्राम का 100 गुना। तो इसे हम बोलते हैं प्रतिलिपि। आसानी से परिवर्तित किया जा सके। ओके, मतलब आसानी से इसको क्या किया जा सके? परिवर्तित किया जा सके। ओके। तीसरा, समय के साथ इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। समय के साथ बदलाव ना हो, ये भी इन्होंने बोला है। जैसे कि अगर आपने माना है द्रव्यमान, अब देखना, द्रव्यमान आपने माना, अगर आप द्रव्यमान मान रहे हो, तो जैसे आप अगर पोल पर जाओ या फिर आप इक्वेटोरियल मतलब कि भूमध्य रेखा पर रहो, तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। ठीक है ना? द्रव्यमान उतना ही रहेगा। मतलब 1 किलो है तो 1 किलो ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसके अदर भार को मान लेते, भार मतलब mg होता है, तो ये क्या होता है? पोल पर अलग होता है, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पर ये अलग होता है। तो इनके कहने का मतलब ये समय और स्थान पर ना बदले। समझ रहे हो आप? बदलना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आज इतना है तो कल दूसरा हो जाएगा। ये है इनके कहने का मतलब। अगला पॉइंट है, इसे भौतिक स्थितियों अर्थात तापमान, दबाव, नमी आदि में परिवर्तन के साथ नहीं बदलना चाहिए। मतलब कि अगर 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम ही रहे। ऐसा नहीं कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये चेंज हो गया। ऐसा नहीं, वरना आप हो सकता है भाई भारत में मापो, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि हम भूमध्य रेखा के नजदीक रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो पता चला 1 किलोग्राम का मान ज्यादा है। वहीं अगर आपने जाकर ब्रिटेन में मापा तो 1 किलोग्राम का मान कम हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो आप? इसके बाद यह सर्वमान्य। सर्वमान्य मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए थे 1971 में। ठीक है? तो सर्वमान्य मतलब सभी के द्वारा माननीय होने चाहिए। ये आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? प्रत्येक मापी गई मात्रा उसका परिमाण है। यहाँ पर परिमाण की बात हो रही है कि आप परिमाण को कैसे मेजर करते हो। तो जो परिमाण होता है, यहाँ पर अगर हम उसे क्यू से डिनोट करें परिमाण को, मान लीजिए ये है, ठीक है, 15 ऐसा आपको उदाहरण दिया है। तो किसी भी चीज के परिमाण में जो कि आपने मापा है, आप जैसे शुगर लेकर आओगे, तो आप क्या बोलोगे मॉम से? आप बोलोगे कि शुगर मतलब मॉम मैं 1 किलोग्राम शुगर लेकर आया हूँ। या पापा से क्या बोलोगे? मैं 1 किलोग्राम शुगर लेकर आया हूँ। तो क्या बोल रहे हो आप एक बोल रहे हो और किलोग्राम बोल रहे हो। तो जो आप लेकर आए हो मतलब कि मात्रा जो आप लेकर आए हो वो कैसा है? वो एक तो नंबर होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है यूनिट। ठीक है ना? इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बनती है? इन दोनों चीजों से मिलकर बनती है क्वांटिटी। ठीक है ना? ये चीज आपको याद रखनी है, इन दोनों चीजों से मिलकर बनी क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्वांटिटी इज इक्वल टू एनयू हो जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ठीक है ना? ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर ये वाला फॉर्म लिखा हुआ आता है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, है ना? ये वाला फॉर्म लिखा हुआ आ जाता है। अब आपने देखा होगा जब भी हम मीटर से किलोमीटर में चेंज करते हैं, तो हम किसी चीज का डिवाइड देते हैं, और जब भी हम किलोमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो ये किस वजह से होता है? इसी वजह से होता है। अगर आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना चाहते हो, बड़ी यूनिट अगर यू ज्यादा है, बड़ी यूनिट है, और आप इसे छोटे में बदलना चाहते हो, तो आपको जो नंबर है वो बढ़ाना होगा। समझ रहे हो? अगर यू ज्यादा है तो एन कम हो जाएगा, और अगर यू कम है, मान के चलो, तो एन कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आपने देखा होगा 1 मीटर इज इक्वल टू, सॉरी,
1 किलोमीटर लिख लेना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये क्या है, ये है बड़ी यूनिट है। मतलब कि अगर आप देखो तो जो किलोमीटर होता है वो मीटर से बड़ा है। वहीं अगर आप देखो तो जो एक होता है वो कितना होता है, 1000 से छोटा है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने जब यूनिट ज्यादा ली, एन समानुपाती 1/u आपको दिया है, तो जब आपने यूनिट ज्यादा ली तो आपको नंबर कैसा मिला, छोटा, यहाँ पर देखो। और जब आपने यूनिट छोटी ली तो नंबर आपको कैसा मिला, हाई, यहाँ पर। ये चीज यहीं से शो होती है, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि Q इज इक्वल टू एन यू इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2, इस तरह से, इसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपको दिया हुआ है कि U1 U2 इकाइयां हैं और N1 और N2 क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। चलिए अगला, मौलिक या आधार और व्युत्पन्न इकाइयां। यहाँ पर आपको स्पष्ट से समझाया गया है कि मौलिक इकाइयां क्या होती हैं। देखो, मौलिक इकाइयां वे होती हैं जो अन्य भौतिक मात्राओं की इकाई से स्वतंत्र हो। कैसा हो, स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र मतलब इन्हें व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये किसी पर भी निर्भर नहीं करती, ये कहने का मतलब है। जिन्हें आगे किसी अन्य इकाइयों में विघटित नहीं किया जा सकता, ना तो व्युत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विघटित नहीं किया जा सकता। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। मौलिक भौतिक राशियों की इकाइयां मौलिक या आधार इकाइयां होती है। वही बात है, मौलिक या आधार, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि किलोग्राम होता है, मीटर होता है, सेकंड होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना। मौलिक के अलावा जितनी भी राशियां होती हैं वो सभी क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियां कैसी, जो अस्वतंत्र होती हैं, अस्वतंत्र, या फिर परतंत्र होती हैं, दूसरे पर निर्भर होती हैं। जो मौलिक राशियों पर निर्भर है, किस पर निर्भर है, मौलिक राशियों पर। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ओके। उदाहरण के लिए आप जैसे गति, मैंने आपको वही चीज बताई थी। गति क्या होती है, गति होती है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। वही चीज इन्होंने लिखी है कि मीटर और सेकंड, जो कि अपने आप में एक भौतिक राशियां हैं, मौलिक भौतिक राशियां, उन पर निर्भर कर रहा है क्या, गति। दूसरा आपको बताई थी, लंबाई की इकाई मीटर होती है और समय की इकाई सेकंड, इस पर निर्भर कर रही है। वही चीज मैंने आपको बताई है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं अगला। अगली स्लाइड है कि इकाइयों की प्रणाली कैसे होती है। देखो, इकाइयों की आपने कई प्रणाली देखी होगी। जो मेनली हम फॉलो करते हैं, वो हम फॉलो करते हैं एसआई प्रणाली को, ठीक है ना। एसआई मेनली हम फॉलो करते हैं, लेकिन उससे पहले भी कई बनाई गई। और ये देखा गया कि जो भौतिक राशियां होती है ना, भौतिकी में जितनी भी कहने चाहिए चीजें हैं, उन सभी को शो करने के लिए केवल 3 राशियां कंप्लीट होती हैं अपने आप में। समझ रहे हो, 3 राशियां कंप्लीट होने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप एम के एस के अनुसार मीटर, किलोग्राम या सेकंड को ही मानो। ऐसा मानना जरूरी नहीं है। आप इनकी जगह कुछ और भी मान सकते हो। आप जो मानना चाहो आप वो मान सकते हो। आप धारा मान सकते हो, जो भी आप मानना चाहो। तो ऐसा माना गया कि अगर आप पूरी भौतिक शास्त्र में, मतलब कि पूरे भौतिक विज्ञान में, यदि आप टोटल में से कोई भी 3 राशि अपने मन से डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इन्हें मानना है अपनी मूल राशियां, तो आप उन 3 की मदद से बाकी सभी राशियों को निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप एमकेएस में मीटर, किलोग्राम या सेकंड नहीं मानो। आपको कुछ और मानना है तो कुछ और मान लो। आप इन तीनों की जगह कुछ और रखकर भी भौतिक विज्ञान की सभी राशियों को डिफाइन कर सकते हो, मतलब व्युत्पन्न कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार हमें कुछ ना कुछ नाम देना होता है। जैसे आपका नाम कुछ भी रखा जा सकता था, लेकिन आपके माता पिता ने आपका एक पर्टिकुलर नाम रखा, जिससे कि लोग आपको पहचाने। अगर आपका नाम नहीं रखा जाता और सब लोग आपको अपने अपने अनुसार बुलाते, तो आपको भी समझने में दिक्कत होती कि मुझे बुला रहा है कोई या कोई और को बुला रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमने क्या किया, भौतिक राशियों को एक पर्टिकुलर कुछ मूल राशियां मान ली। डिफाइन करने के लिए, भौतिकी में यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ मूल राशियां मान ली। जैसे हमने सबसे पहले हमने क्या माना था, SPF माना था हमने से सबसे पहले, क्योंकि ये इंग्लैंड, हमारे यहाँ रूल चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में था। तो इंग्लैंड के अनुसार सबसे पहले हमने SPF माना था, जिसमें कि फुट, पाउंड और सेकंड काम करता है। यहाँ से सेकंड, पाउंड और फुट, ये तीनों चीजें मानी थी। ब्रिटिश इंजीनियरिंग प्रणाली सबसे पहली ये थी, ठीक है ना। तो इसमें हमने लंबाई के लिए हमने फुट को माना था, द्रव्यमान के लिए हमने पाउंड को माना था, और दूरी के लिए, सॉरी, समय के लिए हमने सेकंड को माना था, ये हमने माना था। दूसरी, फिर उसके बाद हमने देखा कि और भी चीजों की जरूरत पड़ रही है, सभी जगह अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है। तब हमने माना था CGS को। CGS क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये चीज आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात जो है वो ये है कि आपको FPS में याद रखना है किसने दी। तो आपको ये याद रखना है कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग इकाई प्रणाली, किसे बोलते हैं, SPF को,
ठीक है। एसपीएफ को हम बोलते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग इकाई प्रणाली, ये चीज याद रखने वाली है। दूसरी सेकंड ग्राम सेकंड, जो सीजीएस है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जो सीजीएस है, ये से हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गाउसियन प्रणाली। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि गाउसियन प्रणाली में मीटर को किससे डिनोट करते हैं, तो आपको सॉरी, दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर से। तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है ना, इनके नाम याद रख लेने, जैसे कि एसपीएफ को ब्रिटिश इंजीनियरिंग इकाई प्रणाली बोलते हैं, सीजीएस को गाउसियन प्रणाली की इकाई बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम एमकेएस में आते हैं तो हम सभी जानते हैं मीटर, किलोग्राम इंटू किलोग्राम और सेकंड, ये तीन चीजें होती हैं। इन्हीं को माना गया था मेनली सबसे पहले, जो अंत में साइंटिस्ट पहुंचे अपने निर्णय पर, तो उन्होंने इन दोनों को रिजेक्ट करके इसे माना। लेकिन फिर देखा गया कि कुछ और राशियां हैं जो कि जुड़ रही हैं, जैसे कि आप मोल को, मात्रा को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मोल में रिप्रेजेंट करोगे, तो बाकी चीजों की जरूरत पड़ी, कैंडेला की जरूरत पड़ी, केल्विन की जरूरत पड़ी, एम्पियर की जरूरत पड़ी, तो इन्हें भी ऐड कर लिया गया। तो अब देखो, तीन ये थी और चार ये, तो टोटल कितनी हो गई, सात मौलिक राशियां हो गई। ये चीज आपको याद रखना है, कौन कौन सी, यहां से मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसके बाद मोल, कैंडेला, केल्विन और एम्पियर, ये चार और ऐड की गई। तो टोटल अगर हम देखें तो मूल राशियां कितनी हो गई अब, या मौलिक राशियां कितनी हो गई अब, हो गए इनका नंबर टोटल हो गया सात। और इसी को हम बोल देते हैं एसआई, समझ गए। इसके बाद में और बताऊंगा मैं, रेडियन और स्टेरेडियन भी होते हैं, वो आगे आएंगे तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अब देखो, इसके बाद आता है एसआई। तो एसआई इकाई से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनेगा कि कब लागू हुई अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली। तो आपको पता होना चाहिए कि 1971 में शुरू किया गया था, है ना। तो 1971 में लागू हुई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। आगे इसमें क्या लिखा गया है, अलग अलग सेट का उपयोग करते हैं। यही देखा गया कि जो अलग अलग देश थे, जैसे कि जहां पर ब्रिटेन का रूल था वो एसपीएफ को काउंट कर, जहां फ्रांस का रूल था वो अलग तरीके से सीजीएस को काउंट कर, मतलब मेन इकाई मानते थे। तब देखा गया कि इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जो कंट्रीज हैं आपस में व्यापार करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। जब एक नागरिक दूसरे देश में ट्रेवल करता है तो वहां पर भी उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये बताने में कि उसे चाहिए क्या भाई, वो सेंटीमीटर बोले, फुट बोले, पाउंड बोले, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब ऐसी स्थिति में देखा गया कि पूरे वर्ल्ड की सुविधा के अनुसार एक उन्होंने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी को बनाया गया था 1967 में। इस कमेटी ने पूरे 4 साल तक अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद 1971 में एक अपनी जो रिपोर्ट है 1970 में रखी थी, लेकिन फिर उस रिपोर्ट के अनुसार एसआई यूनिट बनाई गई और 1971 में इन्हें लागू कर दिया गया, ठीक है ना। यही सब कुछ लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ, अलग अलग सेट थे जिससे दिक्कत जा रही थी, फिर उसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ, और सात भौतिक राशियों को मौलिक या आधार भौतिक मात्राओं के रूप में चुना गया। और दो पूरक, देखो दो पूरक कौन कौन सी होती हैं, जो ये दो पूरक राशियां होती हैं, वो एक तो होती है रेडियन, ठीक है ना, आपने सुना सुना होगा, जिससे हम कोण मापते हैं, जैसे हम मापते हैं ना पाई, 2 पाई, ये होता है रेडियन। और दूसरा हमने चुना क्या, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन चुना। ये क्या था, कठोर या घन कोण, ठीक है ना। तो ये घन कोण मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा स्टेरेडियन। तो ये जो होती हैं पूरक राशियां। तो टोटल अब हमारे पास कितनी हो गई हैं, रुको मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं पहले, एक मिनट, बहुत गंदा गंदा हो गया है। अब देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अब हमारे पास टोटल कितनी हो गई, अब हमारे पास टोटल हो गई है 9, ठीक है, 9 हो गई। 9 में से हमने दो ग्रुप बनाए, एक 7 का और एक 2 का। ये हमने क्या बोली, ये हमने मूल, जो 7 होती है वो होती है मूल, और दो कौन सी होती हैं, दो होती हैं पूरक, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि दो पूरक है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आगे। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपको टोटल 9 राशियां दी गई हैं, दी गई है ना, यहाँ पर टोटल 9 है, ये रही 7, ये कितनी है, टोटल 9 है। ये वाली कौन सी होती है, ये होती है मौलिक, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, मौलिक या बेस राशियां भी इन्हें बोल देते हैं। और दो कौन सी होती हैं, पूरक या फिर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पर आप देखो, आपने ये तीन तो आप अच्छे से समझ जाओगे, मास, लेंथ और टाइम, मतलब कि द्रव्यमान, दूरी और समय। उसके बाद आता है टेम्परेचर या ताप। तो इसका कई बार एग्जाम में पूछा गया और बच्चे डिग्री सेल्सियस लगा के आ जाते हैं, पहला ऑप्शन ही आपको डिग्री सेल्सियस मिलेगा, तो आपको वो नहीं टिक करना है, आपको टिक करना है केल्विन को, ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, एम्पियर से, ठीक है, एम्पियर। तीसरा होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब कि ये क्या होती है, तीव्रता है, क्या है, तीव्रता, चमक, तीव्रता, ठीक है। इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सीडी से, मतलब कैंडेला।
उसके बाद अगला आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा की बात यहाँ पर की जा रही है, तो उसे आप मोल से रिप्रेजेंट करते हो, इकाई, और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हो, MOL बस लिखोगे, ठीक है, याद रखना है आप। वहीं अगर आप बात करो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं कि दो होती हैं, दो कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है रेडियन जिसे हम RAD से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी होती है स्टेरेडियन जिसे हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो सॉलिड एंगल, एक तो आप ये मान सकते हो, और दूसरा आपको याद रखना है सॉलिड एंगल के अलावा घन कोण मापने में, ठीक है ना, तो घन कोण ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है SI इकाइयों के गुण कौन कौन से हैं, ठीक है। जो SI इकाई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय किए गए थे उसके अनुसार हमने SI इकाई निकाली, तो उनके गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहला आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो SI इकाइयां होती हैं सुसंगत प्रणाली है, इसका मतलब है कि सभी व्युत्पन्न इकाइयां किसी भी संख्यात्मक कारक को शामिल किए बिना गुणा और भाग द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। इसका मतलब ये है, जैसे आपने SI इकाई मानी, SI इकाई आपने क्या मानी, मीटर, सेकेंड, और क्या माना है, किलोग्राम, या, हाँ, ठीक है, आपने ये मानी है सही इकाई, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने बोला कि आप आसानी से बाकियों को निकाल सकते हो, मतलब अगर आप SI इकाइयों का इस्तेमाल करो और आप एरिया निकालना चाहो तो आप मीटर स्क्वायर करके निकाल लोगे। क्यों, क्योंकि मीटर SI इकाई में है तो मीटर स्क्वायर आपने कर दिया। आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम के लिए आप मीटर क्यू कर दोगे, ठीक है, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको जैसे चाल चाहिए, चाल निकालनी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो मीटर पर सेकंड, इसका और इसका मीटर और सेकंड दोनों का उपयोग करके आपने चाल को निकाल दिया। ये है इनके कहने का मतलब कि आप SI इकाइयों की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप बाकी की राशियों को निकाल सकते हो। दूसरा इन्होंने बोला है एक तर्क संगत प्रणाली है। तर्क संगत प्रणाली का मतलब क्या होता है, तर्क संगत प्रणाली मतलब कि जिसका जो एक लॉजिकल फॉर्म है। आप उन्हें उन्होंने अगर SI इकाई माना है तो उन्होंने इसलिए SI इकाई माना है क्योंकि उनसे आप बाकियों को निकाल पा रहे हो, यही है तर्क इसका, ठीक है। क्योंकि यह किसी विशि भौतिक मात्रा के लिए केवल एक इकाई निर्दिष्ट करती है, मतलब कि एक इकाई निर्दिष्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे विघटित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, विघटित नहीं कर सकते, मतलब कि आप इन्हें और तोड़ नहीं सकते हो, ये है कहने का मतलब। एक ही इकाई निर्दिष्ट करती है, मतलब कि आप इन्हें और छोटे फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। दूसरा, एसआई, तीसरा है एसआई इकाइयों की एक पूर्ण प्रणाली है। इस प्रणाली में कोई गुरुत्वाकर्षण इकाई नहीं है। गुरुत्वाकर्षण इकाई ना होने का मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा अगर आप पोल पे देखो तो पोल पर क्या होती है, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण हाई होता है। वहीं अगर आप देखते हो इक्वेटोरियल लाइन पर, मतलब भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर कैसी होती है ग्रेविटी, लो होती है ना, कम हो जाती है। और केंद्र की तरफ जाओगे अगर, केंद्र पर क्या होता है, जी का मान 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपने किसी भी गुरुत्वाकर्षण इकाई को नहीं रखा इसमें, मतलब कि ये पृथ्वी पर सभी जगह समान वैल्यू शो करेगी। मतलब अगर आप यहाँ आकर नापोगे ब्रिटेन में, तब वहां पर 1 किलोग्राम तो, सॉरी 1 किलो तो 1 किलो होगा। वहीं अगर आप इंडिया में नापोगे तो वो भी 1 किलो ही होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। एसआई प्रणाली विज्ञान की सभी शाखाओं पर लागू होती है, ठीक है। ये चीज भी देखो, सभी शाखाओं का मतलब ये है, जैसे आपने मान लिया मोल किया, मोल क्या होगा, केमिस्ट्री में लागू होगा, ठीक है। आपने किलोग्राम किया, आप चाहे शक्कर लेकर आओ 1 किलोग्राम, मीट लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ 1 किलोग्राम, वो सभी जगह पर लागू होगा, हर जगह पर वो लागू होगा। अगर आप इसी तरह से डिस्टेंस देखते हो, ठीक है, डिस्टेंस को आप क्या देखोगे, लाइट ईयर, जो कि एक खगोलीय होती है, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट होती है, ठीक है ना, AU से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी क्या होती है, दूरी होती है, ये भी एक तरह से मीटर में रिप्रेजेंट की जा सकती है, ठीक है ना। पारसेक आप लेते हो, लाइट ईयर लेते हो, ये सभी क्या होती है, ये सभी विज्ञान की सभी शाखाएं। अब देखो अगर आप ब्रह्मांड को माप रहे हो तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी, ठीक है, ठीक है, कॉस्मोलॉजी है। तो कॉस्मोलॉजी में भी हम दूरी को, मतलब लेंथ को मेजर कर रहे हैं किससे, लाइट ईयर से, और लाइट ईयर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में या किलोमीटर में। तो ये कॉस्मोलॉजी मतलब कि जो ब्रह्मांड विज्ञान होता है उस पर भी लागू होती है, हर जगह ये लागू होती है, हर ग्रह पर ये लागू होती है। ये कहने का मतलब है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड है इकाइयों को उनके प्रतीकों को लिखने की परंपरा। देखिए क्या हुआ, आप देखिए हमेशा तो इकाई लिख नहीं सकते, हर जगह आप कहाँ किलोग्राम लिखोगे, तो वो लंबा पड़ता है, इसलिए उन्होंने छोटी सी इकाई परंपरा बनाई। जैसे कि अगर मीटर है तो मीटर को सिर्फ M से आप डिनोट कर सकते हो। वहीं अगर आप बात करो तो किलोग्राम है, जैसे किलोग्राम, तो आप उसे केवल केजी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो ये उन्होंने बनाई। अब देखो, अब यहाँ पर अगर आप देखो परंपरा के अनुसार, तो यहाँ पर क्या होता है, इकाई को कभी भी बड़े प्रारंभिक अक्षर से नहीं लिखा जाता।
ओके, दूसरा क्या है, बड़े प्रारंभिक अक्षर का मतलब ये, आपने यहाँ पर देखो मीटर लिखा, तो मीटर को कैसे लिखा, स्मॉल एम लिखा है, समझ रहे, सेकंड को भी आप स्मॉल में ही लिखते हो। ठीक है, ये चीज है इनके कहने का मतलब। वहीं विज्ञान के नाम पर नामित इकाई के लिए प्रतीक एक बड़ा अक्षर है, अन्यथा नहीं। ओके, तीसरा, इकाई या प्रतीक को कभी भी बहुवचन रूप में नहीं लिखा जा सकता। मतलब कि बहुवचन मतलब सिंगुलर और प्लूरल आपने सुने होंगे, है ना, सिंगुलर और प्लूरल। अब देखो यहाँ पर आप क्या देखते हो, अगर आप 1 मीटर लिखते हो तो आप 1 मीटर मतलब एम ही लिख रहे हो। वहीं अगर आप 10 भी लिखोगे ना तो 10 मीटर ही मतलब सिंगल लिखोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि 10 मीटर्स, ऐसा नहीं होता है। या फिर आप 100 मीटर्स, ऐसा नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ये, आप केवल मीटर ही लिखोगे अगर मीटर है। किलोग्राम है तो आप केवल किलोग्राम ही लिखोगे। ठीक है, याद रखना है आपको, ये है इनके कहने का मतलब। बहुवचन रूप में नहीं लिख सकते, ये चीज आप देख लेना, है ना, ये चीजें चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिन्ह के बाद विराम चिन्ह नहीं आता, कहने का मतलब ये है, आपने देखो कई बार देखा होगा कि लोग क्या करते हैं ना, जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो कई बार लिखते हैं मीटर के बाद पूर्ण विराम, इस तरह से लगा देते हैं, 1 मीटर, लो ये लगा दे, ये गलत है वास्तव में, ये पूरी तरह से गलत है। आपको क्या लिखना है, 1 मीटर, बस इतना काफी है। 1 मीटर अगर आपने ऐसा लिखा, मान के चलिए यहाँ पर आपने पूर्ण विराम लगा दिया, तो ये तो सही है पर ये गलत है। वहीं अगर आप देखो तो 1 किलोग्राम आपने लिखा, 1 किलोग्राम यहाँ पर आपने लिखा, यहाँ पर आपने पूर्ण विराम लगा दिया, तो ये गलत है लेकिन ये सही है। ठीक है ना, तो आपने क्या सीखी, आपने 3 4 चीजें ये सीखी हैं। सबसे पहला तो प्रारंभिक अक्षर नहीं लिखा जाता, कभी भी बड़े प्रारंभिक अक्षर नहीं लिखा, मतलब कैपिटल फॉर्म में नहीं लिखोगे। आप मीटर लिखोगे, फिर किलोग्राम लिखोगे, आप एम्पियर लिखोगे। ठीक है, इस तरह से एम्पियर ऐसे लिख देते हो आप। ठीक है, दूसरा आपने क्या पढ़ा कि नामित इकाई के लिए प्रतीक एक बड़ा अक्षर अन्यथा नहीं। नामित इकाई क्या होती है, नामित इकाई का मतलब जैसे आपने एम्पियर लिखा तो एम्पियर के लिए आप ए का इस्तेमाल कर सकते हो। इकाई या प्रतीकों को कभी भी बहुवचन, बहुवचन मतलब आप वही मीटर्स नहीं लिख सकते, किलोग्राम्स नहीं लिख सकते, ये सब चीजें। चिन्ह के बाद विराम चिन्ह नहीं, मतलब केवल मीटर ना कि मीटर। ठीक है ना, तो ये तो सही है पर ये गलत है, ये चीज आपको बताइए। अगली स्लाइड है। अब देखो मौलिक इकाइयों की परिभाषा यहाँ पर दी गई। देखो परिभाषा आपको नहीं करनी है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो एग्जाम में आ सकता है, वो आपको पढ़ना है। जैसे अगर आपसे बोला जाए मीटर, देखो कहने के लिए आप जानकारी के रूप में आप याद रख लो कि भाई क्रिप्टॉन 86 होता है, उसका 2p10 और 5d5 जो होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं, उसके बाद तरंग दैर्ध्य निकलती है, ये वैल्यू होती है और इसके बराबर होता है 1 मीटर। लेकिन आपको ये चीज नहीं पढ़नी, आपको बस जो परिभाषा याद रखनी है मीटर की, वो ये वाली याद रखनी है कि प्रकाश में, या प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में तय की गई, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम 1 मीटर बोल देते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जैसे आपने लिया वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो ये जो विस्थापन होता है, विस्थापन ये जो होता है v/d होता है, तो v/t होता है, तो t की जगह पर आपको लिखना है 1 सेकंड। और वेग तो है ही प्रकाश का भाई, 3 × 10⁸ है ना, ऐसा होता है मीटर पर सेकंड से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, हम इसे बोल देते हैं मीटर। ओके, तो 1 सेकंड में जितनी दूरी तय की गई उसे हम बोल देंगे 1 मीटर। ये चीज आपको याद रखनी है, ये वाली परिभाषा। और यहां से आपको याद रखना है कि मीटर को डिफाइन करने के लिए क्रिप्टॉन 86 परमाणु का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, किलोग्राम में आपको याद रखनी है कि किलोग्राम में आपको एक चीज ये याद रखनी है कि प्लेटिनम इरेडियम की मिश्र धातु का उपयोग किया गया था। और मिश्र धातु कैसी थी, सिलेंडर प्रकार की थी। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं रखना है कि ऊंचाई और व्यास उसका 39 सेंटीमीटर था या 1 किलोग्राम के रूप में परिभाषित, वो नहीं। बस आपको इतना याद रखना है कि किलोग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम प्लेटिनम और इरिडियम की एक मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर। ठीक है ना, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये दिखा दूंगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा विथ ईयर, कि किस ईयर में ये चीज पूछी गई है कि सिलेंडर होता है या नहीं। ठीक है ना, उसमें दिया होता था कि हम प्लेटिनम रेडियम की आयताकार धातु का इस्तेमाल कर, मिश्र धातु की आयताकार पट्टी इस्तेमाल करते हैं, या फिर अ, चकती पट्टी इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, गोला इस्तेमाल करते हैं। ये चीज दी गई थी, तो आपको याद रखना है कि सिलेंडर। ठीक है, ऊंचाई व्यास पूछेंगे नहीं, याद करना है तो कर लेना, 39 होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, समय के केस में आपको याद रखना है सीजीएम, बस इतना याद रखना है, सीजीएम 133। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है, इतना बस। अगली स्लाइड है एम्पियर। एम्पियर हम सभी जानते हैं, हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे गए नगण्य क्रॉस सेक्शन,
देखो एस का मतलब ये है जो, ये है एक वायर, ठीक है, ये है एक वायर गया, और ये है इसका क्रॉस सेक्शन, ये, ठीक है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये आपसे पूछा गया, ये आपको बताया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये कितना है, ये इसकी टोटल डिस्टेंस है 1 मीटर, तो इसमें आपने जो करंट प्रवाहित की उसके द्वारा ये बल जो क्रिएट हुआ है, 2 × 10⁻⁷, तो इतना बल 1 मीटर के तार में कितनी करंट प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है, उसे हम बोल देते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, मतलब आपने कोई करंट आई दी, इस करंट आई के द्वारा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, न्यूटन बल जो है क्रिएट हुआ, ठीक है, क्रिएट हुआ, और इसे कितने तार में, 1 मीटर तार में, तो 1 मीटर तार में इतना बल जितनी करंट से जनरेट हुआ है उसे हम 1 मीटर 1 एम्पियर बोल देते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। अब ये बल जो हो जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद करना है यहाँ पर, बाकी कुछ याद नहीं करना है। वहीं अगर आप कैंडला की बात करो तो कैंडला तो ठीक है, एक तीव्रता को मापता है, लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है, बस आपको इतना याद रखना है। वहीं केल्विन आप सभी जानते होंगे, पानी के त्वरित बिंदु के थर्मोडायनामिक तापमान का इतना भाग होता है, वो आप सभी जानते हो, केल्विन। ठीक है, पानी का उपयोग किया जाता है, त्वरित बिंदु का उपयोग किया जाता है, ये सभी आप जानते हो, इतना, बस इतना इतना ही याद करना है आपको, उतने से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। मीटर में आपको याद रखना है कि क्रिप्टॉन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको याद ये रख लेना है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में तय दूरी, उसी प्रकार मैंने किलोग्राम का बताया था कि प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु और सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर जरूर पढ़ना है भैया, सिलेंडर जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, अब यहाँ पर केल्विन आपसे पूछा गया है, तो केल्विन मैंने आपको बता दिया। मोल, मोल में ऐसा नहीं आता है, मोल में बस इतना आता है कि कितनी मात्रा का इस्तेमाल किया गया, तो मोल में बस यही आएगा आपसे, जो पूछा जाएगा कि एक जो मोल होता है वो कार्बन 12 का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आया नेक्स्ट, अब देखो आपको पढ़ना है एसआई प्रीफिक्स। एसआई प्रीफिक्स, देखो प्रीफिक्स मतलब क्या होता है और फिक्स, देखो फिक्स मतलब तो आपने देख लिया, जो एक निश्चित है, निश्चित क्या, राशि, और प्री मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कई बार राशियां बहुत छोटी छोटी भी होती हैं। अब जैसे मान लीजिए 10⁻⁻15 है, आपको इस राशि को मेजर करना है। ठीक है, तो आपको इसे मेजर करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि हर व्यक्ति के पास नहीं, हर व्यक्ति के पास स्पेशल इक्विपमेंट नहीं हो सकते। तो व्यक्तियों को हर कोई मेजर कर सके उसके लिए इन्होंने मान मान लिया मीटर। लेकिन मीटर से भी छोटी, बहुत छोटी डिस्टेंस मौजूद है, और मीटर से बहुत बड़ी डिस्टेंस भी मौजूद है। तो बहुत छोटी और बहुत बड़ी डिस्टेंस को काउंटर करने के लिए इन्होंने प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए। जैसे कि अगर आप देखो भौतिकी में, तो आपको कुछ क्या मतलब 10⁻⁻12 मीटर तक भी मेजर करना पड़ रहा है। इसके ऊपर 10⁻18, 10⁻20 और कई मिलियन तक आपको मेजर करना पड़ रहा है। वहीं अगर आप कम में देखो तो 10⁻−15, 10⁻−20, -18, या 10⁻−27, यहाँ तक, मतलब बहुत नीचे भी मेजर करना पड़ रहा है और बहुत ऊपर भी मेजर करना पड़ रहा है। तब इस स्थिति को उन्होंने अवॉइड करने के लिए, इस परेशानी को अवॉइड करने के लिए उन्होंने प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो अगर बहुत बड़ी दूरी को मेजर करना है तो उसके लिए उन्होंने एक्सा, पेटा, टेरा वगैरह चीजें बनाई। उसके अलावा अगर बहुत छोटी चीजों को मेजर करना है तो उसके लिए उन्होंने माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, इस तरह की चीजें उन्होंने बनाई हैं। ठीक है ना, आपको ये चीज याद रखनी है। तो इसलिए प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए, वरना प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, वहीं इन्होंने बताया है कि एक विस्तृत श्रृंखला है, जो भौतिक राशियों का परिमाण होता है, एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें 10⁻−10 मीटर भी है, जो कि एक परमाणु की त्रिज्या होती है, और नाभिक की कितनी होती है, 10⁻−15, ये चीज भी आप याद कर लेना। ओके, और पृथ्वी की त्रिज्या 10⁻6 भी होती है। वहीं अगर आप द्रव्यमान की बात करो तो 10⁻−31 तक द्रव्यमान आप मेजर कर पा रहे हो। तो आप कैसे करोगे, तो ऐसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम प्रीफिक्स को लेकर आए। इनमें से आपको जो प्रीफिक्स पढ़ने हैं, जो बहुत ज्यादा आते हैं और आपको हो सकता है याद ना हो, तो उनमें आपको याद करना है, एक तो ऑटो, ठीक है ना, ऑटो आ जाता है और फिर वहां बच्चों को बनता नहीं है, तो आपको इतना याद रखना है, सबसे पहली चीज ऑटो माइनस में होता है। ठीक है, बाकी मुझे पूरा याद, भरोसा है आपसे कि आप फर्मी वगैरह तो कर लोगे, फर्मी या फेमटो कितना होता है, -15 पे को, ये सभी आपको ऑलरेडी याद होंगे। ये आपको याद होगा, ये
ये सभी आपको याद होंगे। लेकिन डेसी जो कई बार लोगों से गलती हो जाती है, तो आपको डेसी पर भी ध्यान देना, 10 की घात -1 होता है डेसी। ओके, डेका भी आपको याद रखना है, 10 मतलब डेका होता है। हेक्टो याद रखना है, किलो आपको ऑलरेडी पता होगा, मेगा गीगा ये सब आपको पता होंगे, टेरा भी पता होगा, लेकिन आपको पेटा और एक्सा, तो ये जो मैंने टिक किए हैं ये आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। ऑटो आपको जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि याद होना ही चाहिए, ऑटो और डेका, ठीक है ना। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड है कुछ महत्वपूर्ण व्यवहारिक इकाइयां। देखो व्यवहारिक इकाइयों का मतलब ये होता है, देखो एक तो होती है वैज्ञानिक इकाइयां जो कि हम मेजर करते हैं, इस्तेमाल में ला रहे हैं, और व्यवहारिक इकाइयां वो होती हैं जो कि कहीं पेज पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पर सामान्य बोलचाल में हम उनको उपयोग में लाते हैं। जैसे कि अगर आप बात करो खगोलीय इकाई की, तो खगोलीय इकाई क्या होती है, बहुत बड़ी दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर हम उन्हें हर जगह इस्तेमाल नहीं करते। व्यवहारिक इकाइयां बस बहुत बड़ी दूरी दूरी को डिनोट करने के लिए हम खगोलीय दूरियों को मान लेते हैं। जैसे कि लाइट ईयर हो गया, लाइट ईयर क्या होती है, इतनी बड़ी दूरी है कि हमें सामान्य जीवन में इनकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम किसी चीज को मापने के लिए इनकी इस्तेमाल नहीं करते, पर जो बहुत बड़ी दूरी है, जैसे हमें मान लीजिए किसी तारे के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, पृथ्वी और तारे के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो हम वहां पर व्यवहारिक इकाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा तोला होता है, सोने को मापते हो ना, 10 ग्राम या 12 ग्राम के आसपास होता है, तो ये क्या है, ये एक व्यवहारिक इकाई होती है। वहीं आपने देखा होगा आना होता है, आना क्या होता है, आन होता है 1/16, ठीक है ना, 16वां भाग होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम व्यवहारिक इकाइयां बोल देते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। वहीं आप बोलते हो माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड क्या है, एक तरह की व्यवहारिक इकाई है, क्योंकि मूल इकाई तो क्या होती है, सेकंड। समझ में आ रही है बात, ओके। मूल इकाई होती है सेकंड, और माइक्रो सेकंड कैसी हो गई, व्यवहारिक इकाई है। अगर आप देखो तो नैनो सेकंड कैसी हो गई, व्यवहारिक इकाई हो गई। अब यहाँ पर वही चीज आ जाती है, जैसे यहाँ पर आई आपको क्या, खगोलीय यूनिट पूछी, जो मीटर है, मीटर क्या होती है, मीटर होती है मूल इकाई। लेकिन अगर आप एयू की बात करो, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, तो ये क्या होती है, एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट ये होती है व्यवहारिक इकाई, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है, मतलब है तो दूरी ही। अब इसे आप व्युत्पन्न तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये मीटर की ही है, तो ये है तो दूरी ही, लेकिन ये सामान्य जगहों पर इस्तेमाल नहीं की जाती, ठीक है ना। खगोलीय इकाई कहाँ इस्तेमाल होगी, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम खगोलीय दूरी बोल देते हैं, तो इसकी आपको वैल्यू भी पता होनी चाहिए, 1.496 × 10⁻11 मीटर। किलोमीटर में बदलोगे तो क्या होगा, 10⁸ आ जाएगा। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या होती है, देखो मीटर क्या होती है, मीटर होती है मूल इकाई, और लाइट ईयर क्या होती है, लाइट ईयर हो जाती है व्यवहारिक इकाई, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। वहीं अगर आप पारसेक देखो, देखो ये सभी आते हैं, एयू भी आपको याद रखना है, लाइट ईयर भी याद रखना है, और पारसेक भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला आपसे पूछता हूँ। अगली स्लाइड है छोटी दूरी के लिए, देखो माइक्रो नैनो एंगस्ट्रॉम ये सभी आपको आते होंगे, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आते होंगे। देखो खलिहान जैसे ये है, छोटे क्षेत्र के लिए क्षेत्रफल की इकाई होती है, ये 10⁻28, 10 की घात है -28, ओके। यहाँ पर टन एग्जाम में आता है, तो ये चीज आपको पता करना है, ठीक है ना। स्लग ये चीज भी आपको पता करना है, इंपॉर्टेंट है, ये क्या होती है, ये एक तरह की व्यवहारिक इकाई है, ठीक है, व्यवहारिक इकाई है जो कि कई बार पूछी जाती है। टन ये भी व्यवहारिक इकाई है। CSL ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, और इस ये जो चीज है ना, इसका इस्तेमाल आपको कई जगह मिलना है, इसको आप 1.44 भी बोल देते हो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, एक चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है, 1.44 गुना। अगर आपको ऑप्शन में 1.44 दिए, तो आपको यही टिक करना है, 1.4 नहीं करना है टिक। नेक्स्ट, छोटे द्रव्यमान के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हो, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इनका इस्तेमाल करते हो। ये वैल्यू याद करनी है आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट ये चीज आपको याद कर लेनी है, ठीक है, थोड़े समय के लिए। ये सेक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक सेक बराबर 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है, याद करना है आपको। दबाव मापने के लिए एक बार एक टॉर, ये चीज आप सभी को पता होगी, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, और ये एक टॉर बराबर 1 mm Hg होता है। चलो अगला क्या आता है आपके पास, चंद्रमास। देखो चंद्रमास क्या होता है, चंद्रमास होता है चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में टोटल समय, तो कितना होता है, इसे LM से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है 17.3, ओके। ये चीज आपको याद रखनी है, कितना है, 17.3, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर आप देखो तो एक पूर्ण चंद्र ग्रहण में जो समय लगता है, मतलब कि दो पूर्णिमा, आप अगर यहाँ पे देखो पूर्णिमा से पूर्णिमा, और दूसरा होता है अमावस्या, अमावस्या से
अमावस्या के बीच का जो समय होता है वो होता है 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जो चंद्रमास है और जो पूर्णिमा पूर्णिमा के बीच का समय ये इक्वल क्यों नहीं है। ठीक है, इक्वल क्यों नहीं है। तो इसका सेम रीजन ये है, नॉट इक्वल। इसका इसका रीजन ये है कि जो अर्थ है ना, वो भी कहाँ हो रही है, घूम रही है। कहाँ पर, सन के चारों तरफ। ये चीज आपको याद रखनी है। और इस वजह से क्या होता है कि जो चंद्रमास होता है और दो पूर्णिमा या अमावस्या के बीच का समय होता है वो इक्वल नहीं होता है कभी भी। समझ गए, तो ये चीज आपको याद रखना है। चंद्रमास क्या होता है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। दूसरा, अब आता है सौर दिवस। तो सौर दिवस क्या होता है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के संबंध में अपनी धुरी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। समझ गए। और सेट्रियल क्या होता है, सेट्रियल में बस एक चीज आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सेट्रियल में क्या होता है, सेट्रियल में होता है कि जो मान लीजिए ये है अर्थ, ठीक है, और यहाँ पर कोई तारा है, कोई स्टार है, और वो सूर्य नहीं है। देखो, वो सूर्य नहीं है। अब हमने लिया है सापेक्ष गति लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिया, सूर्य के सापेक्ष ली अपनी धुरी पर पृथ्वी में घूमने वाले समय, तो हम उसे सूर्य सौर दिवस बोल दिया। वही मान लीजिए एक कोई तारा है जो बहुत दूर है ना, उसके सापेक्ष अगर हम पृथ्वी को देखते हैं, वह अपनी धुरी पर कितने समय में घूम रही है। समझ रहे हो। मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टार है 1, यहाँ पर कोई स्टार है 2, यहाँ पर स्टार है 3। तो इसके द्वारा लिया गया समय इन सब के सम अलग होगा, T1 T2 और T3। ठीक है, ये सब हो गए। और अगर आप कायदे से देखो तो T1 T2 और T3 ये जो होते हैं ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। पर ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों की तीनों ही सेट्रियल दिवस कहलाते हैं। क्या कहते हैं, कहलाते हैं शेड्यूल डे। ये तीनों कहलाते हैं, पर ये बराबर नहीं होंगे। ओके, तो ये होता है शेड्यूल दिवस का मतलब। आपको ये सभी पता होने चाहिए। जितनी भी चीजें मैंने आपको लेक्चर में बताई हैं, इससे संबंधित आप जो भी ऑब्जेक्ट करोगे कभी गलत नहीं हो सकता, इतना मुझे भरोसा है अपने पढ़ाने पर और आपके पढ़ने पर। ठीक है, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा चैनल को और लेक्चर को। थैंक यू।